हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो ऐसे यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन में पहुंचे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डाल्टन्स लॉ को कंप्लीट किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंप्लीट किया था और उसको हमने काफी शांति से धीरे धीरे पढ़ा था। अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक में सर्च करोगे, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये वाला टॉपिक नहीं मिलने वाला, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया गया। पर ये क्योंकि जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूं। आई एम मेकिंग यू कंप्लीट दिस टॉपिक। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन। तो हमारा यहां पर चैप्टर 5 चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। ओके, अब बेसिकली पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन जो है वो क्यों होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टडीइंग दैट लॉ एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ। ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये इसका नाम है बेसिकली, या आप इसको बोल सकते हो ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन, ये भी कह सकते हो। यू कैन कॉल इट एज दैट आल्सो। ओके, चलिए तो यहां पर ध्यान देना। बेसिकली ये जो लॉ है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन मेजर करेगा, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये मेजर करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेजर करने के लिए हम लोग ये लॉ को पढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर जरा ध्यान देना कि डिफ्यूजन क्या होता है। पहले तो हमें उस टर्म के बारे में समझना जरूरी है। व्हाट इज डिफ्यूजन, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। अब जो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस, गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ movement of gases from the region of higher pressure to lower pressure। ठीक है, बेसिकली कोई भी चीज, बच्चों डिफ्यूजन का मतलब होता है कि भाई कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर प्रेशर वाले पार्ट से लोअर प्रेशर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डिफ्यूजन। बच्चों एक बात इधर ध्यान रखना, डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हर चीज का जो फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। लाइक पानी को जब भी हमें टैंक में भरना होता है तो हम ऊपर से उस पाइप को क्या करते हैं, आउटलेट करते हैं, तो पानी हमारे टंकी के ऊपर गिरता है अंदर, यानी कि वो हाई से लो आए। सेम में मान लो अगर ऐसा हो कि भाई कोई एक पाइप है और उसके अंदर वाटर का फ्लोइंग हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर का फ्लोइंग हो रहा है। अब वो पाइप के अंदर पानी ही पानी है। अब अंदर उस पाइप के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब अगर उस पाइप में कहीं पर भी छोटा सा छेद हो गया, यानी कि देयर इज सम होल, देन वाटर बाहर ही आएगा ना, ऑब्वियसली अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो हाई है एंड बाहर का प्रेशर लो है। यानी कि यहां पर भी क्या हुआ, हायर प्रेशर वाले रीजन से लोअर प्रेशर वाले रीजन तक वाटर का फ्लोइंग शुरू हो गया। समझ में आया कि नहीं?
तो सेम चीज डिफ्यूजन में भी होती है कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लो कि भी हम लोग एक डिओड्रेंट का बॉटल लेते हैं और वो डिओड्रेंट का बॉटल जो है वो गैस का बना हुआ है डिओड्रेंट अंदर, और उसको हमने एक बॉटल में भरा है और वहां पर अंदर उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होगा। वो कॉन्स्टेंटली यही ट्राई करेगा कि वो बाहर की तरफ जाए, लेकिन क्योंकि उसकी वॉल पूरी तरह से पैक होती है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जा नहीं पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू फ्लो आउट, मूव आउट। अब अगर हम लोग ने थोड़ा सा उसको ओपन कर लिया या फुसफुस किया तो गैस के मॉलिक्यूल सीधे बाहर। रीजन क्या है? बॉटल के अंदर गैस का प्रेशर हाई था एंड बाहर प्रेशर लो था, इसलिए वो गैस के मॉलिक्यूल हायर प्रेशर वाली जगह से लोअर प्रेशर वाली जगह पे गए, यानी कि मूव्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ द लो प्रेशर। समझे? ये भी एग्जांपल हमें यही प्रूव करके दे रहा है कि भाई गैस के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कि हायर प्रेशर वाले एरिया से, रीजन से लोअर प्रेशर वाले रीजन की तरफ जाता है। समझे? इट मूव्स देयर। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी हो गई? हाँ। और यही होता है दैट इज डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन का डेफिनेशन। लेकिन डिफ्यूजन के बारे में शायद आपने ये वर्ड के बारे में पहले ही आगे ही सुना तो होगा ही, समझा भी शायद होगा, लेकिन उसके रिलेटेड एक और वर्ड आता है, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। क्या बोलते हैं? दैट इज एफ्यूजन। ठीक है? दैट इज एफ्यूजन। अब ये एफ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एफ्यूजन? डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। चलिए, बेसिकली डिफ्यूजन जब भी होता है कोई भी छोटे से छेद के थ्रू, डिफ्यूजन फ्रॉम वेरी टाइनी होल, जब भी कोई भी गैस के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है लेकिन वो छोटे से छेद के थ्रू होता है, छोटे से होल के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। क्या बोलते हैं? एफ्यूजन। डिफ्यूजन फ्रॉम वेरी टाइनी होल, डिफ्यूजन फ्रॉम वेरी टाइनी होल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पिन होल है, एक छोटा सा होल है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो कि डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन एक स्मॉल होल के थ्रू हो रहा है। समझ में आया बच्चों? डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन एक छोटे से होल के थ्रू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफ्यूजन। इट इज कॉल्ड टू बी एज एफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग एफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और लेते हैं, कंटेनर को लेकर समझते हैं। लाइक मान लो हमने यहां पर एक कंटेनर को ले लिया है, हमने क्या किया? एक कंटेनर को ले लिया है। ओके, अब इस कंटेनर में इस साइड मान लो कि भाई ऑक्सीजन गैस को मैंने भर दिया है। वी हैव फिल्ड हियर ऑक्सीजन गैस, और यहां पर ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो 10 atm प्रेशर है। कितना है? ऑक्सीजन का यहां पर जो प्रेशर है दैट इज 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो कि भैया हमने यहां पर एक छोटा सा छेद कर दिया, एक होल कर दिया। अब देखो, छेद करने से पहले, होल करने से पहले इस साइड O2 गैस का जो यहां पर प्रेशर था दैट वाज 0 atm। कितना था? दैट वाज 0 atm प्रेशर। ठीक है? कितना था? दैट वाज 0 atm प्रेशर। अब क्या होगा? जैसे ही आपने यहां पर छोटा सा छेद किया या फिर स्पेस क्रिएट कर दी, ये जो मॉलिक्यूल है वो उधर जाना शुरू होंगी, क्योंकि ये वाले पार्ट में क्या है बच्चों? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है अभी फिलहाल, और ये वाले पार्ट में क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन है फिलहाल। तो मॉलिक्यूल्स इस साइड जाना शुरू होंगे और मॉलिक्यूल यहां पर भरने लगेंगे। लेकिन कब तक ये भरेगा? जब तक इस साइड का प्रेशर एंड इस साइड का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तब तक
ये गैस के मॉलिक्यूल जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पर भी 5 atm हो जाएगा एंड वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ ही कर देता हूँ। थोड़े टाइम के बाद अब यहाँ पर ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन तो शुरू हो गया एंड थोड़े टाइम के बाद दोनों साइड जो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां पर भी ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का 5 atm हो गया एंड यहां पर भी ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का 5 atm प्रेशर हो गया। समझे? दोनों साइड क्या हुआ, प्रेशर सेम हो गया, यानी कि यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया बच्चों। दोनों सेम, दोनों साइड फोर्स जो था, प्रेशर जो था वो सेम हो गया और वही कंडीशन में इसके मॉलिक्यूल वहां जाना स्टॉप हो गए और ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है उसको मैंने यहां पर बोल दिया है दैट इज इक्विलिब्रियम। क्या बोल दिया है? दैट इज इक्विलिब्रियम। पर बच्चों इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा। देखो मैं इक्विलिब्रियम के बारे में ज्यादा तो डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, इक्विलिब्रियम के बारे में मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर से हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 7 चैप्टर जिसका नाम ही है इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर दोनों साइड प्रेशर सेम हो गया। इक्विलिब्रियम का एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो आप और आपका एक फ्रेंड आप पंजा लगा रहे हो, आप पंजा लड़ा रहे हो तो इधर से जितना फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स उधर से आ रहा है, यानी कि ये हाथ ना ही यू हो रहा है और ना ही यू हो रहा है, वो स्थिर रह रहा है, इतनी मजबूत कंपटीशन हो रही है। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हुआ, बैलेंस फोर्स इक्विलिब्रियम हो गया। समझ गए? दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। समझे? क्लैरिटी आ गई? हाँ। अब अगर मान लो यही जगह पर यही कंटेनर में थोड़ी सी कंडीशन अलग हुई कि भाई यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस भरा है जिसका 10 atm है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन गैस भरा है जिसका 10 atm है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में भिड़ना शुरू होंगे, अंदर जाना शुरू होंगे। कब तक? जब तक दोनों साइड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का प्रेशर 5 atm, नाइट्रोजन का भी 5 atm, उतना ही प्रेशर इस साइड भी होता नहीं है, तब तक इनमें आपस में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता ही रहेगा। सॉरी, क्या होगा? मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता ही रहेगा बच्चों, इट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हमें तो पढ़ना है ना, तो हमें कैसे पता चले कि कोई भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है या कितना है, और वो फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड होता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, उसके लिए हमें ग्राहम्स ने बोला था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is proportional to 1 upon under root molar mass। इस पे डिपेंड हुआ 1 upon under root molar mass। अरे बच्चों खुद से सोचो, जो व्यक्ति मोटा है, भारी है, 100 किलो वजन है या उससे भी ज्यादा है, तो उसको अगर भागने का बुलाओ तो बेचारा थोड़ा भागेगा और थक जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर कोई पतला सा बंदा हो तो वो कितना फास्ट भागेगा। यानी कि जिसका मास ज्यादा है उसका स्पीड स्लो होगा, वेलोसिटी स्लो, लेकिन जिसका मास लो है उसका वेलोसिटी हाई हो जाएगा। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हाई होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, और जो भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ही लो है उसका क्या होगा, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, यानी कि वो फटाफट से क्या होगा, डिफ्यूज होना शुरू होंगे। बराबर है? लाइक मर्कैप्टन के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, यू मे हैव हर्ड अबाउट द मर्कैप्टन। सुना है क्या मर्कैप्टन के बारे में? कभी किसी के घर पे अगर एलपीजी गैस का लीकेज हुआ हो तो फटाक से अपने दूसरे तीसरे रूम तक स्मेल चली जाती है कि भाई गैस लीक हुआ है। तो मर्कैप्टन गैस जो होता है उसको एलपीजी के साथ मिलाया जाता है ताकि अगर एलपीजी का लीकेज हो तो वो गैस साथ में निकलेगा और उसकी जो स्मेल रहती है वो एक क्या बोलते हैं कि वो स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, और उसका जो वहां पर जो डिफ्यूजन है वो इतना फास्ट है कि इतना ज्यादा फास्ट है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें उसकी स्मेल आ जाती है। अब मर्कैप्टन का मॉलिक्यूलर मास
मास बहुत ही लो है, इसलिए वो चीज़ पॉसिबल है। बराबर है बच्चों? मॉलिक्यूल में छोटे और हल्के फुल्के मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ आराम से चले जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। बराबर? यस। तो ये होता है। अब यहाँ पर एक बात लेकिन प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि प्रोवाइडेड प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, ये सारे चीजें कांस्टेंट रहे। प्रोवाइडेड प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अब बेसिकली वरना क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला क्या बनता है? R इज प्रोपोर्शनल टू होता है दैट इज PA अपॉन अंडर रूट क्या है, तो वो TM है, अंडर रूट TM। तो P यानी कि क्या बनता है हमारा यहाँ पर, तो वो प्रेशर बनता है। ये क्या बनता है, सरफेस एरिया बनेगा। T क्या बनेगा, तो टेम्परेचर होता है। M क्या होता है, तो वो मोलर मास होता है। M क्या होता है, तो दैट इज मोलर मास। क्या होता है, तो वो मोलर मास होता है, दैट इज मोलर मास। समझ गए आपको? क्लैरिटी है? यस। अब मान लो यहाँ पर हम लोग को दो कंडीशंस भी तो लेनी है, केस 1 एंड केस 2 लेनी है। टोटल हम दोनों कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में खत्म कर लेंगे ग्राफ। मान लो कि भाई हमने केस 1 लिया है, मान लो कि भी हमने केस 1 लिया है इधर, ठीक है। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, प्रेशर को, टेम्परेचर को और एरिया को कांस्टेंट लिए। यहाँ पर प्रेशर को, टेम्परेचर को और एरिया को हमने क्या लिए, कांस्टेंट लिए। ये कांस्टेंट लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पर R1 जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 आएगा, ये तो गैस के लिए, एंड गैस 2 के लिए R2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M2 आएगा, ठीक है। ये गैस 2 के लिए है। अब अगर हम इन दोनों गैस का रेशियो लेंगे, विल टेक द रेशियो R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1, क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू M2 बाय M1। ठीक है, M2 बाई M1 आएगा। क्लियर हो गया आपको? M2 बाई M1 आएगा, ठीक है। यस। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि इस इक्वेशन को हम लोग डेंसिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर इट विद द डेंसिटी, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब याद करिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला था, दैट इज DRT अपॉन M इक्वल टू P होता है। याद करिए DRT अपॉन M इक्वल टू P होता है। हम D को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो D इक्वल टू PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अपॉन RT आएगा। ये इक्वेशन भी है हमारे पास, वी आर आल्सो इन दिस इक्वेशन, ओके। अब एक बात याद रखना, आप इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो देखो मोलर मास तो ऑब्वियस है कि वो तो कांस्टेंट रहेगा, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिखा है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो इधर P की जो वैल्यू है ये भी बेसिकली कांस्टेंट लिए, प्रेशर भी कांस्टेंट लिया है। तो मोलर मास जो यानी कि बेसिकली मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट घटेगा। समझ गए? इसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि भाई डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जो भी मॉलिक्यूल का मोलर मास हाई रहता है उसका डेंसिटी भी हाई रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल का मोलर मास हाई रहता है उसका डेंसिटी भी हाई रहता है। इट्स डेंसिटी विल आल्सो बी हाई, इट विल आल्सो बी हाई। समझे? तो एक बात, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि डेंसिटी B जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2 होता है। ये एक और उसकी फॉर्मूला है। वैसे तो हम लोग इसकी फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड के ही मतलब कि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट डेंसिटी B इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2 होता है। ये
उसका एक और फॉर्मूला है. दिस इज इट वन मोर फॉर्मूला दैट इज टू बी नोटेड. समझ गए. केस नंबर 1 में हमने क्या लिया, प्रेशर को, टेम्परेचर को, एरिया को कांस्टेंट लिया. तो रेट जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m1. तो फॉर्मूला हमें यहाँ पर ग्राम से दी थी. ये गैस 1 के लिए, ये गैस 2 के लिए, इन दोनों का रेशियो लिया. तो क्या आएगा, R1/R2 = √m2/m1 आएगा. ठीक है, क्लियर है. एंड वहीं से यहाँ पर अब इस इक्वेशन से D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m जो है, वहां से आप एक और चीज लिख सकते हो, दैट इज R1/R2 इट इज इक्वल टू अंडर रूट d2/d1. एंड यहाँ पर d2 एंड d1 क्या है, तो गैस के डेंसिटीज है. दे आर द डेंसिटीज ऑफ द गैसेस. गैसेस के वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर डेंसिटीज हो गए हैं बच्चों. क्लियर है. अरे समझ में आ गया कि ये फंडा क्लियर हुआ ना, क्या किया मैंने. हाँ, ये डेरिवेशन किया. अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, हम लोग ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज लेंगे, अलग अलग टर्म्स के मुताबिक. लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. टेक द स्क्रीनशॉट और टेक द नोट डाउन ऑफ इट. अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, तो हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया है, एफ्यूजन पढ़ लिया है. यहाँ पर ग्राहम्स लॉ का यूज़ क्या है उसके बारे में हमने देखा इस टॉपिक में. इस पार्ट में हमने उसकी फॉर्मूला क्या होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा. उसका जो पहला केस है केस 1 वो हमने कंप्लीट किया है इधर. ठीक है. अभी हम लोग आगे जाएंगे, उसके कुछ अलग अलग जो फॉर्मूलाज हैं, यानी कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसको हम ढूंढना शुरू करेंगे. उसकी फॉर्मूलाज जो अलग अलग है वो हम लोग यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन के अलग अलग टर्म्स की फॉर्मूला दैट वी आर गोना डू. चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, आगे जाते हैं हम लोग. लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ. Yes, pay attention here. The meaning of rate of diffusion. उसके 3 फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बनाऊंगा. मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन. मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. हाँ, तो उसके जो मीनिंग है वो हमें यहाँ पर लिस्ट करने हैं. ठीक है. चलो, उसमें पहला क्या है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है. अगर मान लो कि आपने ये जो फॉर्मूला लिखा ना वो किसके लिए था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए था. तो उस फॉर्मूला को अलग अलग टर्म्स में हम लोग उसकी फॉर्मूला बनाते हैं. लाइक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आपको अगर रेट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पहला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम के टर्म में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है. अब क्या आएगा, तो यहाँ पर R1, अब मान लो कि दो अलग अलग गैस है उसी का रेशियो लेना है. क्या है, R1/R2 डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम. पहले गैस का वॉल्यूम, मतलब पहला जो गैस है वो उसका डिफ्यूजन, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन डिवाइड बाय उसके लिए जो टाइम हुआ T1 अपॉन R2 यानी कि सेकंड गैस के लिए तो V2/T2. ये फॉर्मूला आता है. एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आता है, M2/M1. ये एक फॉर्मूला है उसका. दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ इट. ठीक है. फिर अगर हमें इसका सेकेंड फॉर्मूला चेक करना हो, सेकेंड टर्म, तो वो है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल. इन टर्म्स ऑफ
डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, तो उसके लिए ऑब्वियस है कि हम लोग क्या लगाएंगे, तो डिस्टेंस के लिए भी लगाएंगे स्मॉल डी, पर यहाँ पर डेंसिटी नहीं आएगा, समझना। तो यहाँ पर क्या होगा, आर, रेट आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन। लाइक उसके लिए रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर R1 अपॉन R2 तो है कॉमन। अब डिस्टेंस के लिए मैं D1 दूंगा, टाइम तो T1 ही है पहले गैस के लिए, दूसरे गैस के लिए डिस्टेंस D2 आएगा, टाइम D2 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट m2 by m1। ये तो फिक्स है सबके लिए, ये तो फिक्स है m2 by m1। फिर तीसरा टर्म देखते हैं, द टर्म्स थर्ड फॉर्मूला चेक करते हैं उसकी। ठीक है, द थर्ड टर्म ऑफ इट in terms of mole, number 2, in terms of moles, ठीक है, in terms of moles। ओके, जरा ध्यान देना। उसके लिए क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोल है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर R1 अपॉन R2। अब मोल्स को हम लोग N1 से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय T1 डिवाइड बाय N2 बाय T2 एंड इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1। ठीक है, अंडर रूट M2 बाय M1। क्लियर है बच्चों? ये तीन टर्म्स में हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेजर कर सकते हैं और ये उसकी तीन फॉर्मूलाज हैं। पहली फॉर्मूला हमने मोल्स के टर्म में ढूंढी, दूसरी फॉर्मूला हमने डिस्टेंस मतलब गैस कितना डिफ्यूज हुआ है वो डिस्टेंस के टर्म में हमने ढूंढी, एंड तीसरी फॉर्मूला हमने उसके कितने मोल्स डिफ्यूज हुए हैं उसके टर्म में हमने उसको ढूंढा, हमने फाइंड किया। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर इस टॉपिक को सम अप करूंगा, फिर हम इसका सेकंड इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला को लेकर एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर हमने लिया है, ठीक है, जैसे सिलेंडर है और सिलेंडर के इस एंड पे, एक सेकंड थोड़ा सा पतला सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, ये कॉटन प्लग है, यहाँ पर ये क्या है, ये HCl है और यहाँ पर ये क्या है, ये NH3 है। तो अब ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो जैसे ही यहाँ पर हम लोग रखेंगे इस कॉटन प्लग को तो उसका डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इनका डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा, इट्स डिफ्यूजन विल स्टार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद बेसिकली होगा क्या, इनके बीच में यहाँ पर ये HCl है, यहाँ पर ये NH3 है, ये टूटेगा, ये H प्लस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा, ये NH3 बनेगा, ये इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा NH4 प्लस, फिर ये Cl माइनस बना के NH4Cl बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और इसके वाइट फ्यूम्स बनेंगे, NH4Cl का वाइट फ्यूम बनेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे ना तब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होना शुरू करेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, कोलाइड करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना भी शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग। अब बच्चों, अब एग्जैक्ट सेंटर पे ये मॉलिक्यूल आके मतलब कि ये जो ट्यूब है उसके एग्जैक्ट सेंटर पार्ट में आके नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। जिसका मॉलिक्यूलर मास लो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा
और जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 36.5 होता है ग्राम पर मोल, एंड NH3 का 17 ग्राम पर मोल होता है। इट इज 17 ग्राम पर मोल। अब ऑब्वियस है कि ये फटाफट से भागेगा और इस साइड कहीं पर आएगा और उतने में ये भी वहां पहुंचेगा और यहाँ पर इसका कहीं पर रिएक्शन होगा, व्हाइट फ्यूज बनना शुरू होगी और इधर ही बन चुका होगा NH4Cl, समझे आप? और उसके यहाँ पर व्हाइट फ्यूज भी बने होंगे। समझ में आया आपको? क्लैरिटी हुई आपको? यानी कि क्योंकि इसका मोलार मास कम था, वो धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है, तब तक तो ये इस साइड आके इधर रिएक्ट होने लगा। समझ गए? क्लैरिटी आ गई आपको? हाँ, इस तरह से होता है। अब मान लो कि भाई हमने फिक्स कर लिया कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। ये जो हमारे पास लेंथ है ना ट्यूब की, वो 2 मीटर लेंथ है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है? वो 2 मीटर उसकी लेंथ है। अब यहाँ पर मान लो कि भाई इतना जो डिस्टेंस है ये पूरा वो d जितना है, तो ये पूरा कितना होगा? d-2 जितना हो जाएगा, ठीक है? d-2 जितना होगा। हमें फाइंड करना है कि भाई NH3 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड HCl ने कितना किया। अरे बच्चों याद करो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 R1 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl R2, दैट इज इक्वल टू, याद करो, d1 अपॉन t1 on d2 by t2 and that is equal to अंडर रूट क्या फॉर्मूला है? m2 by 1 ही तो है, बराबर कि नहीं? इसके बराबर आप ये ले लो। अब क्या आएगा? RNH3। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, तो थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी आपको कि यहाँ पर d1 क्या है, तो वो d के बराबर है और टाइम कितना है, तो वो हम लोग ले रहे हैं t के बराबर, क्योंकि टाइम दोनों को सेम लग रहा है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए HCl को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए NH3 को लग रहा है, बराबर? डिवाइड बाय, अब HCl ने कितना डिस्टेंस किया, तो d2 क्या है, तो d-2 लेंगे ना, इतना किया। टाइम तो t ही है, तो ये t कट हो गया। इट इज इक्वल टू अंडर रूट m2 यानी कि HCl का मोलर मास कितना है? 36.5 अपॉन NH3 का यानी कि 17 होगा, बराबर? तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा d अपॉन d-2 इक्वल टू अंडर रूट 2.25 आएगा। अब d अपॉन d-2 इक्वल टू क्या आएगा? 1.15 आ जाएगा। इसको मान ले जाओ, d इक्वल टू 1.15 मल्टीप्लाई बाय d-2 करने का, तो क्या आ जाएगा? d इक्वल टू 1.25 आएगा शायद, या 1.15 आएगा, 1.5 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ 1.5 आएगा। इट इज इक्वल टू 1.5 d माइनस 3 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, 3 इक्वल टू 1.5 d माइनस d, 3 इक्वल टू 0.5 d आ गया, बराबर कि नहीं? हाँ, तो क्या रहेगा? तो d इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 0.5, तो d यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, 1.5 ये 3, वो 2 माइनस d है ना ये, हाँ, तो मैंने d-2 गलत लिखा है। ये सॉरी बच्चों, ये 2 माइनस d होगा, क्योंकि ये पूरे का डिस्टेंस कितना है? d2 है, उसमें से इतना कितना है? d है, तो इतना 2 माइनस d बन जाएगा। एक गलती हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई है, 2 माइनस d आएगा हर जगह पे, ओके? होता है 2 माइनस d आएगा, 2 माइनस d आएगा, यहाँ पर ये 2 माइनस d आएगा, होता है, चिंता मत लो। तो ये d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1.5 d हो गया, ठीक है? अब ये वहां जाएगा तो d प्लस 1.5 d हो जाएगा, क्योंकि ये साइड चेंज, तो साइन चेंज तो 3 आ जाएगा, तो 2.5 d इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2.5 नीचे ला, तो d इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2.5 यानी कि 1.2 मीटर, बराबर है? तो इसने 1.2 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है? NH3 ने कितना किया? 1.2 मीटर्स किया, और ये 2 माइनस d है, तो 2 माइनस 1.2 है, तो कितना? 0.8 मीटर ट्रैवल किया, यानी कि t टाइम में HCl ने 0.8 मीटर ट्रैवल किया होगा, और उतने ही टाइम में NH3 क्योंकि हल्का मॉलिक्यूल है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 1.2 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका होगा, और वो आपस में प्रॉपर कोलाइजन करके रिएक्ट होके यहाँ पर व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो ऐसा बता रहा है कि उसने NH4 के मॉलिक्यूल को बता दिया होगा, ठीक है? तो
तो यहां पर ये ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन का केस 1 कंप्लीट होता है। केस 2 छोटा सा है पर वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना, लिख लेना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, पूरी तरह से टप्पा भी पड़ा होगा एंड मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर माय डियर नियर स्टूडेंट्स। मैं एक 10 सेकंड 30 सेकंड के लिए वीडियो लेक्चर को प्ले करता रहूँगा ताकि जिस किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उनका हो जाए। देखो बेसिकली हमने 3 टर्म्स फाइंड करी, ये 3 टर्म्स आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक है। ये खास करवाने का रीज़न ही ये है कि ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आ जाए, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा जूम हो गया था तो मैंने चेक कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर नियर स्टूडेंट्स। होमवर्क जरूर करना।